जय हिंद साथियों। आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आशा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा लाल ग्रह के रूप में, तो ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में। नीला। अगर देखा जाए बुध को, तो बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, जबकि शुक्र सबसे चमकीला। सबसे चमकीला कौन सा है? सबसे चमकीला अर्थात सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, तो सौर मंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। इसमें बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, जबकि वरुण सबसे दूर ग्रह है। अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। किसमें? बौने ग्रह की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम कापरनिकस ने बताया था। कापरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम यह किसने स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये भी कापरनिकस ने सर्वप्रथम स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर इसको देखेंगे तो अनुच्छेद 124(4) में 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। एक पहला साबित कदाचार के आधार पे और असमर्थता अर्थात मानसिक विकृति के आधार पे। इन आधारों पर संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीश को पद से हटा देगा। और यहाँ अगर हम विशेष बहुमत की बात करें, विशेष बहुमत की बात करें, तो विशेष बहुमत में सदन का कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदनों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है विशेष बहुमत में। तो इस प्रकार इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीजीआई का नियुक्ति। तो सीजीआई का नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा सीजीआई की नियुक्ति किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। वरिष्ठता क्रम का इसमें ध्यान रखा जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की बात करें, उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अगर देखें हम, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, अर्थात भारत के संचित निधि से उनका वेतन देय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 25, 30, 35, 21। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प
सी, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज होना चाहिए वो 35 यानी कि 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष। जबकि 25 वर्ष किसका होता है, तो 25 वर्ष एमएलए और एमपी के लिए होता है, यानी कि विधायक और लोकसभा सांसद के लिए जो आयु है वो 25 वर्ष है। कितना, 25 वर्ष। अगर हम 30 वर्ष बात करें तो 30 वर्ष किसका है, तो 30 वर्ष राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और एमएलसी का, अर्थात विधान परिषद के सदस्य की जो उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र, वो 30 वर्ष होना चाहिए। और 25 वर्ष किसके लिए निर्धारित किया गया है, तो एमएलए के लिए, अर्थात विधानसभा विधायक के लिए, तथा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा सांसद के लिए। जबकि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शपथ लेता है किसके समक्ष, तो सीजीआई के समक्ष, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। जबकि वेतन की बात करें तो वेतन संचित निधि पर भारित व्यय होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन है विद्युत मोटर, डायनेमो, माइक्रोफोन, विद्युत बल्ब। तो 4 का जो सही विकल्प होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि डायनेमो की अगर बात करें, डायनेमो की तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। अगर विद्युत बल्ब की बात किया जाए, विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर देखेंगे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ऑप्शन है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में, विधानसभा में। तो लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता होती है, ऑप्शन बी, जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कहलाती है। ऑप्शन है जन्म दर, लिंगानुपात, साक्षरता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प बी, लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लिंगानुपात कहलाता है। तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में किस जिले की है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में किस जिले की है। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में गोपालगंज। किस जिले की, तो गोपालगंज जिले की है। कितना, 1015 पुरुषों पे 1015 महिला हैं, अर्थात जो लिंगानुपात है सर्वाधिक वो गोपालगंज की है। जबकि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम मुंगेर की है। किसका, मुंगेर। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता बिहार में किस जिले की है। सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार में रोहतास किस जिले की, तो रोहतास जिले की। जबकि पूर्णिया की न्यूनतम है। पूर्णिया की क्या है, न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है, तो पूर्णिया की। जबकि सर्वाधिक साक्षरता रोहतास जिले की है। और लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, जबकि न्यूनतम मुंगेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है।
मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की, वो वुलर झील है। कौन? वुलर झील। वुलर झील कहाँ होगा? जम्मू और कश्मीर में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कहाँ पड़ेगा? जम्मू और कश्मीर राज्य। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अन्य, अगर हम झीलों की बात करें तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील ये कहाँ पड़ता है? तो केरल में। चिल्का झील तो उड़ीसा में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। सांभर राजस्थान का झील है, जबकि लोकटक झील मणिपुर में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में भी पड़ेगा। हुसैन सागर झील कहाँ? हैदराबाद में। पुनः देखेंगे वेम्बनाड अष्टमुडी झील केरल में, चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट तमिलनाडु, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सांभर राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर, पुष्कर अजमेर राजस्थान में पड़ता है, हुसैन सागर झील हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प सी हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किसकी है? तो बिहार की। अगर इसके बाद देखें सर्वाधिक में, तो बिहार क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे और तीसरे पर केरल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें उसमें अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, अर्थात न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो साक्षरता की बात करें हम तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, जबकि न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। बिहार राज्य की है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल की है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा की है। किसकी? हरियाणा की। पुनः देखेंगे, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की? केरल की, और न्यूनतम हरियाणा की। जबकि सर्वाधिक साक्षरता की बात करें किस राज्य की है? तो केरल, और न्यूनतम साक्षरता बिहार राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान करें। राज्य का लोकसभा सीटों की संख्या से सही मिलान करना है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। असम में कितना? 14। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 और तमिलनाडु में 39। फिर देखेंगे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40, असम में 14, जबकि पंजाब में 13 और तमिलनाडु में 39 है। कुछ अन्य राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश का 80, जबकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की, जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीट हैं लोकसभा की। उसी तरह अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्रा में 25 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र 25, जबकि तेलंगाना में जो न्यूनतम राज्य है यहाँ पे 17 है। कितने लोकसभा की सीटों की संख्या? 17, और आंध्र प्रदेश में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रासाइट कोयला है। कौन? देखेंगे एंथ्रासाइट कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है। एंथ्रासाइट कोयला उच्च श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है, इसीलिए यह सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कोयला भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में कोयला के भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें झारखंड नंबर 1 पे आता है, जबकि उड़ीसा दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। झारखंड भारत के कुल कोयला भंडार में 26.4% की प्रभावशाली हिस्सेदारी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। अगर बात करें तो धनबाद जो इसका प्रमुख कोयला क्षेत्र है, और बोकारो, धनबाद और बोकारो जैसे इसके प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र
जबकि उड़ीसा में बात करें तो तालचेर कोयला क्षेत्र और ईब घाटी कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है उड़ीसा में। जबकि छत्तीसगढ़ में देखें तो कोरबा कोरबा रायगढ़ और सरगुजा कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान करें। निम्नलिखित का सही मिलान करें। जूल, निम्नलिखित का सही मिलान करें। जूल है तो जूल कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का किससे हो जाएगा? जूल से। कार्य का जूल। जबकि सामर्थ्य की बात करें, सामर्थ्य, तो सामर्थ्य यानी कि वाट में, सामर्थ्य के मात्रक वाट। विद्युत विभवांतर की बात करें, विभवांतर का, तो वोल्ट में। जबकि ऊष्मा का कैलोरी में। पुनः देखेंगे, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। ऊष्मा कैलोरी का। कुछ अन्य देखेंगे, कुछ अन्य मात्रक और देखेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। बल का मात्रक है, बल का न्यूटन। बल का क्या होगा? न्यूटन। बल का न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन है 1000, 750, 746, 748। तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, डेसिबल में, फैथोमीटर में, एनीमोमीटर में। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर होता है। ऑप्शन नंबर 14 का देखेंगे, भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर होता है। जबकि डेसिबल की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता का स्तर का मापन किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता स्तर का मापन डेसिबल में किया जाता है। अगर फैथोमीटर की बात करें तो इससे समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। समुद्र की गहराई फैथोमीटर में। जबकि एनीमोमीटर की बात करें तो वायु का, एनीमोमीटर पवन का वेग, यानी कि वायु का वेग एनीमोमीटर में। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा निराई। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, ए और बी दोनों, रहट। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये दोनों होगा। जबकि रहट सिंचाई का परंपरागत तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन किया गया है। सोम देवता का वर्णन किया गया है। फिर देखेंगे, ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वेनसांग स्मारक के लिए, संग्रहालय के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, महावीर का जन्मस्थल के लिए। तो नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी हो जाएगा, अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 90 तक गुलाम वंश सत्ता में रहा। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसके अन्य नामों का, तो इसका अन्य नाम लाख बख्श तथा कुरान खां, यानी इसके दो अन्य नाम मिलते हैं, लाख बख्श और कुरान खां, क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था, तो इसका नाम लाख बख्श पड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? तो अजमेर में है। अजमेर में किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार ये बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था और मात्र इसके तल को ही बना पाया, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। कुल 4 शासकों ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। इसमें देखें इन 4 शासकों में, तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसके दो महल का और इस पर निर्माण कराया था। और इसके बाद इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया था, तथा इसके पुनर्निर्माण में सिकंदर लोदी ने योगदान दिया था। अर्थात कुल शासक 4 हो गए। सिकंदर लोदी ने इसके पुनर्निर्माण कराया था। फिर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का प्रथम तल को बनवाया था। फिर इसके दूसरे और तीसरे तल को इल्तुतमिश ने बनवाया था। चौथे और 5वें तल को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, जबकि सिकंदर लोदी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। अर्थात कुल 4 शासकों ने मिलकर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में, जबकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था, जबकि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विजय पाया था। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन है नानक, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद। तो इसमें ऑप्शन सी जो है गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन है अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा, फ्रांसीसी ने प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने। अगर भारत में इनके आने का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए